अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम एमडी गेट के अंदर जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं उनका ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। तो इससे पहले जो है वो हम 4 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं जिसमें इम्यूनिटी, सर्कुलेशन, गैसेस एक्सचेंज और हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, देखना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक साथ मिलकर फंक्शन को परफॉर्म करना। तो नर्वस से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नर्व्स और जो हमारा जो ब्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस ऑल आर इंक्लूडेड। तो हम स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन का हमें पता है कि ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को और फिर प्रोसेस करता है एंड देन फिर आगे भेजता है। अब आगे जो भेजने वाला काम है ना वो है स्पाइनल कोड का। स्पाइनल कोड जो है वो जो ब्रेन से सिग्नल आता है उसको कंडक्ट करता है एंड देन फिर जो है फंक्शन जो परफॉर्म करवाना होता है उसके लिए आगे करता है उसको। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर हम देखें जिसको हम पीएनएस कहते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस कहते हैं, तो ये मज़ीद डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में। इसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन आ जाते हैं, बेसिकली नर्व्स आ जाती हैं। अब जो न्यूरॉन है वो भी मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी की अगर हम बात करें तो इससे पता चल रहा है कि जो सेंसरी ऑर्गन हैं हमारे, जैसे कि स्किन हो गया और बाकी ऑर्गन्स हो गए सेंसरी, उनसे लेके जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर से कहाँ लेके जाती है इन्फॉर्मेशन कि भाई ये हो रहा है, अब क्या करना है, सीएनएस तक, वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो कि सीएनएस से जो भी कमांड आएगा उसको लेके कहाँ तक जाएं, एफेक्टर्स तक। एफेक्टर्स मैं आपको बताऊं कि क्या होते हैं। देखो, एक होते हैं हमारे पास रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन होते हैं? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से मुराद जो कि सेंस करते हैं कि भाई स्टिमुलस क्या आ रहा है। अब सीएनएस जो है वो तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। एफेक्टर्स का अगर मैं आपको बताऊं तो एफेक्टर्स क्या होते हैं कि जो भी स्टिमुलस आया है उसके ख़िलाफ़ जो कमांड है, जो कुछ परफॉर्म करना है, वो करता है एफेक्टर्स। सो एफेक्टर्स जो है वो मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन जो है वो मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। एक होते हैं सोमेटिक, जो कि सोमेटिक का यानी कि जो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर होते हैं ऑटोनॉमिक, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वॉलेंट्री कौन से एक्शन होते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में हों। कंट्रोल में कैसे हों? जैसे कि मसल्स हो गए हमारे कंट्रोल में, स्केलेटल मसल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मसल से मुराद। ऑटोनॉमिक जो है वो इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में ना हो। अब हमारे कंट्रोल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। इनमें से भी हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? एक आता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? बेसिकली या तो फाइट, या तो फ्लाइट, या तो फ्राइट। यानी कि जैसे आपके सामने एक शेर आया, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने उसका रिस्पॉन्स देना है तो वो हो जाएगा फ़्लाइट। अगर आपने उससे लड़ाई करनी है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो हो जाएगा फ़ाइट। और अगर फ्राइट यानी कि अगर आपको डर लग रहा है देन वो हो गया फ्राइट। तो ये हो जाता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अंदर जो नर्व्स इंक्लूडेड होती हैं वो होती हैं थोरैसिक नर्व और लंबर की नर्व्स। इसको हम आगे देखेंगे। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि ये भाई रेस्ट वाली कंडीशन है। रेस्ट वाली, ये जब आप डाइजेस्ट कर रहे होते हैं ये वाली, या तो इरेक्शन वाली, या तो ऑर्गेज़म वाली। ठीक है, इसके अंदर कौन सी जो है वो इंक्लूडेड होती हैं? सैक्रल नर्व और क्रेनियल नर्व। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सारा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया से मुराद क्या है? इससे पहले हमें जो है वो नर्व का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, जो कि आगे मौजूद है यहाँ पे, न्यूरॉन। खैर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही देख लेते हैं। अच्छा, ब्रेन का मैंने आपको बता दिया और स्पाइनल कॉर्ड का मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक्टोडर्मल हैं। एक्टोडर्मल से मुराद के मैंने आपको बताया था कि देखो हमारी 3 लेयर्स होती हैं बॉडी की जर्म लेयर। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीज़ोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। तो जो एक्टोडर्म होती है ना, जो आउटर वाली, उनसे बना है ब्रेन और उसी से बनी है स्पाइनल कॉर्ड। सही है। तो अब देखते हैं कि ब्रेन की डेवलपमेंट होती कैसे है। देखो,
सबसे पहले तो हमारे पास एक न्यूरल ट्यूब होती है। अब मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि किस तरीके से आपका ब्रेन बन रहा है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब होती है एक। अब ये न्यूरल ट्यूब जो है वो आगे जाके 3 लोब्स बना लेती है। कैसे बना लेती है भाई? एक जो ऊपर वाला है वो फिर उसके बाद दूसरा वाला और एक तीसरा वाला। ऊपर वाले को हम कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन, ठीक है। दूसरे वाले को हम कहते हैं मेसेनसेफेलॉन, यहाँ पे कलर शो नहीं हुआ है बेसिकली। और थर्ड वाले को हम कहते हैं रोम्बिनसेफेलॉन। यहाँ पे जो आपको देखो ये थोड़ा ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू वाले को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये बीच वाले को, और ग्रीन वाला प्रोजेनसेफेलॉन को। अब आगे क्या होता है कि भाई जो प्रोजेनसेफेलॉन है, जो फर्स्ट वाला है, ये मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टेलेनसेफेलॉन यानी कि ऊपर वाला, और डाइनसेफेलॉन उसके नीचे वाला। अब इससे क्या क्या बनती हैं चीज़ें हमारे ब्रेन की? अब देखो ये ब्रेन ही बन रहा है ना, तो ब्रेन के पार्ट बन रहे हैं। ये जो दोनों हैं ये मिलके बनाते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। इसको हम आगे देखते हैं। अब जो बीच वाला है यानी कि मेसेनसेफेलॉन है, मेसन से आप याद रख सकते हो मिडिल वाला, तो ये जो है अपनी जगह पर ही रहता है और ये मिड ब्रेन बनाता है। मिड ब्रेन यानी कि देखो फोर ब्रेन हो गया आगे वाला, बीच वाला मिड ब्रेन हो गया, एंड देन लास्ट वाला जो है वो हमारा हाइंड ब्रेन हो गया। अब जो लास्ट वाला है यानी कि रोम्बिनसेफेलॉन, ये मज़ीद 2 लोब्स में डिवाइड हो रहा है, जो कि क्या बनाते हैं? पहले वाले को हम कहते हैं मेटेनसेफेलॉन और दूसरे वाले को बोलते हैं माइलिनसेफेलॉन, ठीक है। ये नाम याद रखना ज़रूरी है बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड। तो जो रोम्बिनसेफेलॉन के 2 पार्ट्स हैं यानी कि मेटेनसेफेलॉन बनाता है पोन्स और सेरिबेलम, ठीक है। और जो माइलिनसेफेलॉन है वो क्या बनाता है? मेड्यूला ऑब्लंगोटा। ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो हाइंड ब्रेन के हैं। ये तीनों पार्ट्स फोर ब्रेन के थे, और देन मिड ब्रेन तो वैसा का वैसा ही रहा। अब हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई हैं। देखो जी, वो जो हमारा ब्रेन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कैसे 2 पार्ट्स होते हैं इसको हम पहले देखते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ब्रेन आ गया। ब्रेन का जो वेट अगर हम देखें कि इसका वेट कितना होता है, तो 1.4 kg इसका मास होता है और इसका वेट होता है 3 पाउंड्स। सही है। अब ब्रेन की प्रोटेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें रखी गई हैं: बोन, लेयर्स और फ्लूइड। बोन्स के अंदर एक आ जाता है हमारा क्रेनियम। देखो जो ब्रेन है, ये देखो अंदर ब्रेन है, और देन इसके ऊपर जो कवरिंग है बोन की उसको हम कहते हैं क्रेनियम। अब इसके अंदर आ जाती हैं लेयर्स। लेयर्स को हम क्या कहते हैं? मेनिंजीज। मेनिंजीज मज़ीद 2-3 पार्ट्स की होती हैं। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है आउटर लेयर जो कि बिल्कुल क्रेनियम के साथ होती है, इसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर कहते हैं इसको हम। जो मिडिल लेयर होती है उसको हम कहते हैं आर्कनॉइड, और जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पिया मैटर। ये बिल्कुल नर्व्स के बराबर होती है, ये बिल्कुल ब्रेन के साथ होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर फ्लूइड कौन सा होता है, तो भाई जो आर्कनॉइड है ना और जो पिया मैटर है, इन दोनों के मिड में इस फ्लूइड पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सही है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जो हमारा ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ हुआ है। ये देखो ये ब्रेन है, ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ हुआ है, और इनको डिवाइड करने वाला कौन है? कॉर्पस कलोजम। कॉर्पस कलोजम जो है वो डिवाइड करने वाला है इन दोनों को। राइट वाले को हम कहते हैं राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ़्ट वाले को हम कहते हैं लेफ़्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों को मिडिल में डिवाइड कर देता है कॉर्पस कलोजम। अब ये जो हमारा हेमिस्फीयर है दोनों, इनके अंदर एक मैटर प्रेजेंट होता है, कह सकते हैं। देखो जैसे कि ये हमारे पास आ गया एक लोब, ठीक है। ये आ गया हमारा राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर जो है इसके जो बाहर वाला पार्ट होगा ना, यानी कि ब्रेन के बाहर वाला पार्ट, ये होता है ग्रे कलर का। ये देखो ये ग्रेश कलर का मैं बनाना चाह रही थी, तो ग्रेश मैटर होता है ये, और इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, ये बेसिकली करता क्या है? इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर। अब अगर हम देखें कि भाई इनर वाला पार्ट जो है, ये देखो जो ब्राउन से शो किया है मैंने, ये कैसा होता है? ये होता है वाइट मैटर। अच्छा, एक और बात रह गई कि जो आउटर होता है ना, यानी कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इसी वजह से हम इनको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर कह रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा तादाद है इनकी। अब हम बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स की। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी अच्छी ड्राइंग करना चाहिए थी, शायद नहीं हुई, लेकिन खैर हमें हमारा मतलब सिर्फ समझना है। तो ब्रेन के जो है 4 लोब्स होते हैं: फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब,
ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर होते हैं। समझो कि ब्रेन जो है ना ये ऐसे रखा हुआ है, यानी कि ऐसा रखा हुआ है टेबल के ऊपर। ठीक है, ये हमें आधा इधर का पार्ट दिख रहा है, यानी कि सिर्फ लेफ़्ट वाला पार्ट दिख रहा है। इसके अंदर आपको ये कार्पस कलोजम दिख रहा है, यानी कि ये डिवाइड हुआ है ना, देखो ये समझो डाइसेक्ट हुआ हुआ है, ये समझो आधा पार्ट है। तो इसके अंदर ये आपको कार्पस कलोजम दिख रहा है। फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, सेरिबेलम ये आ गया हमारा हाइंड ब्रेन में। पोन्स ये हमारा आ गया हाइंड ब्रेन में। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये आ गया हाइंड ब्रेन में। तो पहले हम हाइंड ब्रेन को देख लेते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी शॉर्ट। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की अगर हम बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये ऑटोनॉमिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ऑटोनॉमिक फंक्शन कौन से होते हैं? जो इनवॉलंटरी होते हैं। देखो ये वाले जो होते हैं ना ऑटोनॉमिक, ये सारे के सारे, यानी कि अगर हम किसी डर वाली हालत में हैं तब भी यही काम करेगा, अगर हम रेस्ट वाली हालत में हैं तब भी यही काम करेगा। तो ये ऑटोनॉमिक फंक्शन जैसे कि जिसके ना ब्रीथिंग में आ जाती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है ब्रीथिंग, इस वजह से इसी तरीके से डाइजेशन आ जाती है, इरेक्शन आ जाती है। अब हम बात करते हैं पोन्स की। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज़ द पोन्स। पोन्स क्या होता है? ये बिल्कुल मेड्यूला के ऊपर होता है, बिल्कुल मेड्यूला के ऊपर होता है। अब पोन्स क्या करता है? स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करता है और स्टेजेस ऑफ स्लीप को। इसके बाद हम देखते हैं सेरिबेलम, जो कि हाइंड ब्रेन के अंदर, ये तीनों चीज़ें बेसिकली हाइंड ब्रेन के अंदर आती हैं, ये देखो। और हाइंड ब्रेन किससे मिलके बना है? ये हाइंड ब्रेन मिलके बना है रोम्बिनसेफेलॉन से, जिसमें मेटेनसेफेलॉन आ जाता है और माइलेनसेफेलॉन आ जाता है। नाम बहुत ज़्यादा हैं लेकिन यू हैव टू, बल्कि वी हैव टू डन। तो सेरिब्रम की बात कर रहे थे, सेरिबेलम की। कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट करवाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट यानी कि सब चीज़ों को साथ मिलके चलना, कि भाई पता चले कि भाई बोन तो जा रही है लेकिन मसल पीछे रह गए। तो रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, इनपुट लेता है मोटर न्यूरॉन्स से, फिर उसके बाद कमांड करता है ये और एक्शन करवाता है। बैलेंसिंग का काम जो है वो हमारे सेरिबेलम का होता है, बैलेंसिंग का काम। आप ऐसे याद रख लो कि भाई जैसे कि बेस होती है ना, बेस सी का काम होता है। जैसे कि अगर हमने बेस सी को यहाँ पे बुनियाद खड़ी करनी थी तो हमने नहीं की, अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे खड़ी कर दी, तो अब ये तो गिर जाएगा ना। तो आप ऐसा याद रखो कि जो हाइंड ब्रेन है ना, हाइंड ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो ऑलमोस्ट क्या करवा रही हैं, वॉलंटरी काम करवा रही हैं। हमारी स्लीप साइकिल को यानी कि बैलेंस ही करवा रही है ना, एक तरीके से हमारी लाइफ को बैलेंस कर रही हैं। ठीक है, और कमांड करती हैं और बैलेंस रखती हैं। सही, सिंपल है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो है, अच्छा जो मिड ब्रेन है ना, जो मिड ब्रेन है उसका जिक्र हमारी बुक के अंदर भी इतना कुछ खास नहीं किया हुआ, और एमडी किट के अंदर तो इसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो हमारा आगे वाला जो पार्ट है उसके अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई थैलेमस। थैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? यू कैन सी हेयर कि ये छोटा सा वाला पार्ट है ना, ये वाला है थैलेमस। ये क्या है? इंटीग्रेटिंग सेंटर। इंटीग्रेटिंग सेंटर से क्या मुराद है कि भाई किसी चीज़ को जो है वो अच्छे से देखना कि इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर अब करना क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा, सब कुछ इसके अंदर होता है। इनपुट सेंटर है सेंसरी इन्फॉर्मेशन का, और ही आउटपुट सेंटर है किसका? मोटर का। क्योंकि देखो इनपुट क्यों है सेंसरी का? क्योंकि देखो सेंसरी ला रही है, सेंसरी ला रही है तो उसका इनपुट है ना, अब ये इस इनपुट को अंदर लेगा अपने। और आउटपुट सेंटर है किसके लिए? मोटर न्यूरॉन के, क्योंकि उसको तो लेके जाना है तो उसमें से निकलना चाहिए। इस वजह से सबसे ज़्यादा इसको कहते हैं कि ये हायर ब्रेन सेंटर है। हायर ब्रेन सेंटर से मुराद क्या? ये दिखने में तो छोटा है लेकिन है बड़ा धमाका। बस आप इसको ऐसे याद रख लो। लिम्बिक सिस्टम की हम बात करते हैं। ये देखो लिम्बिक आपको लोब दिख रहा है, लिम्बिक लोब। ये दोनों चीज़ें हमारे पास डायसेंफेलॉन में हमने क्या पढ़ा कि भाई डायसेंफेलॉन जो है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। देखो हमने क्या देखा कि देखो डायसेंफेलॉन जो है ना, ये तो टेलेंसेफेलॉन, तो ये सेरिब्रम है, इसको तो छोड़ दो अभी। थैलेमस की और लिम्बिक सिस्टम की बात करें जो कि डायसेंफेलॉन से मिलके बना है। तो लिम्बिक सिस्टम, जो लिम्बिक लोब है, इसके अंदर हमारे पास मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये तीनों चीज़ें लिम्बिक सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो ये हमारे फ्रंटल लोब में भी आई जाएंगी। अब हम देखते हैं कि क्या करता है भाई लिम्बिक सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली लिम्बिक सिस्टम नाम इस वजह से दिया है क्योंकि ये सिस्टम एक तरीके से इन तीनों चीज़ों का, इसका कोई रोल नहीं है वैसे, लेकिन बाकी सारे तो रोल प्ले कर रहे हैं, इसी का ही काम हो गया वो। हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्राउन वाला पार्ट, यानी कि दिस वन, ये जो थैलेमस के ऊपर वाला पार्ट है ना, दिस, इसको हम कहते हैं मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। इंटीग्रेटिंग सेंटर में, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर में थोड़ा सा फ़र्क है, इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है। कोऑर्डिनेट करवाना यानी कि फ़ंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करवाना। ये क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, हंगर, थ्रस्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये भी करवाता है। सही है। इमोशंस वगैरह, फेयर हो गया, सेक्सुअल एरोजल, सेक्सुअल अर्ग हो गई, ये सब कुछ हाइपोथैलेमस करवा रहा है। एमिगडाला की हम बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लू वाला पार्ट, दिस वन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है एमिगडाला। एमिगडाला ये वाला पार्ट है। देखो इसको मैंने इस तरीके से शो किया हुआ है कि पहले तो मैंने इसके अंदर चेंज किया था, देन फिर मैंने इसको ब्लू से कर दिया ताकि आप दिख जाए सही से। तो एमिगडाला क्या करता है, बिहेवियर रिस्पॉन्स देता है, इधर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। बिहेवियरल रिस्पॉन्स को जो है वो करता है, जैसे कि कंट्रोल करवाना फीलिंग्स को और सेक्सुअल अर्क को। हिप्पोकैम्पस की अगर हम बात करें तो हिप्पोकैम्पस जो है वो सी हॉर्स की तरह दिखता है। दिस इज़ हेयर हिप्पोकैम्पस, दिस ब्राउन वाला पार्ट, ये देखो ये ऐसा होकर आ रहा है ये, ठीक है, हिप्पोकैम्पस की तरह ये दिखता है। ये लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों का हिफ्स करता है। अब हम बाकी सब की बात कर चुके हैं। ब्रेन स्टेम की अगर हम बात करें तो ब्रेन स्टेम वो पार्ट होता है जो है स्पाइन ऑफ सर्विक्स और सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बिल्कुल पास होता है। देखो भाई, ये हेमिस्फेयर है ना, ये दोनों, ठीक है, बीच में कॉर्पस कॉलोजम है और यहाँ पे से क्या शुरू हो रही है, सर्विकल हमारी वर्टिब्री शुरू हो रही है, सर्विकल नर्व शुरू हो रही है। तो इन दोनों के बीच में ब्रेन स्टेम पाई जाती है जो कि इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शंस को करवाती हैं। अब हम देखते हैं क्या रह गया इसके अंदर हमारा, नर्व्स जो हैं, पहले हम न्यूरॉन पढ़ते हैं। नर्व्स बेसिकली जो हैं क्या होती हैं कि देखो, गैंग्लिया, नेटवर्क ऑफ सेल बॉडी, नर्व कलेक्शन ऑफ एक्सोन। अब आपको समझ आएगा। देखो न्यूरॉन पर अगर हम जाए ना तो न्यूरॉन जो है ना वो नर्वस सिस्टम का सेल है, उसका फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट सब कुछ न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, सेल प्रोसेस जिसको हम न्यूराइट्स भी कहते हैं और सेल बॉडी जिसको हम पेरी कैरियोन्स भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं। अब हमारे पास जो सेल प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं दिस 4 थिंग्स। क्या चीज़ है, डेंड्राइटिस, एक्सोन, माइलिन शीट, रोड ऑफ रैनवीर और एक्सोन टर्मिनल। हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो मैंने ऑरेंज से शो किया है डेंड्राइटिस को, दिस वन इज़ डेंड्राइटिस। डेंड्राइटिस कहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर को। अब ये क्या करता है, डेंड्राइटिस इन्फॉर्मेशन जो आती है उसको लेता है। देखो जैसे कि इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन से आई तो सबसे पहले कौन खड़ा है, आ गया डेंड्राइटिस खड़े हैं। डेंड्राइटिस इन्फॉर्मेशन को लेंगे अंदर एंड देन फिर आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब जो है डेंड्राइटिस क्या करते हैं, एफरेंट सेल प्रोसेस है, रिसीव करते हैं सिग्नल को। इसके बाद आ जाता है ये एक्सोन। एक्सोन क्या दिख रहा है आपको कि देखो दिस वन इज़ एक्सोन, ये सेल बॉडी है, इसको हम आगे देखते हैं, ये एक्सोन है, ठीक है। एक्सोन क्या करता है, एफरेंट सेल प्रोसेस है, ट्रांसफ़र करता है सिग्नल भाई देखो यहाँ से जब सिग्नल आएगा तो ये यहीं जाएगा ना। इसके बाद आ जाती है माइलिन शीट, ये जो ग्रीन से हुई हुई है ना, देखो ये जो ग्रीन से इसके ऊपर ये बनी हुई है प्रोटेक्टिव शीट्स, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट, सही है। अब ये क्या करते हैं, सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, इसका डिफरेंस भी हम आगे पढ़ेंगे। नोड ऑफ रैनवीयर, ये क्या होती है, माइलिन शीट के बीच में आपको ये जगह दिख रही है, बेसिकली मैंने इसको सिर्फ हाईलाइट किया है, लेकिन ये कोई इधर कुछ बना हुआ नहीं होता, ये सिर्फ इसके खाली देखो, जैसे कि ये आ गया माइलिन शीट, ये दूसरी माइलिन शीट आ गई, ये तीसरी माइलिन शीट आ गई। यहाँ पे जो एक्सोन जा रहा है ना, इसके बीच में जो जगह है ना, इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवीयर, सही है। अब हम आगे क्या देख रहे हैं कि एक्सोन टर्मिनल क्या होते हैं। ये एक्सोन आ गया, एक्सोन के आगे जाके ये जा रहे हैं टर्मिनल, ठीक है, एंड इसके जा रहे हैं, एंड ऑफ टर्मिनल है। ये स्वेल्स हुए होते हैं, ये देखो आपको ये थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मोटा ये मोटा ये मोटा ये मोटा। इस इधर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो माइलिन शीट है ना, ये दो तरह की मतलब किसी न्यूरॉन्स में होती है और किसी में नहीं होती। जो नॉन माइलिनेटेड शीट होती है ना, उसमें क्या होता है कि नॉन माइलिनेटेड शीट से मुराद ये है कि जिस एक्सोन के अंदर माइलिन नहीं प्रेजेंट हो वो वाला, यानी कि विदाउट माइलिन हो, जैसे कि सीधा सा हो बिल्कुल। इसके अंदर से जब
जो इन्फॉर्मेशन जब पास होगी ना तो वो बिल्कुल स्लोली जाएगी, स्पीड उसकी कम होगी। कितनी स्पीड होगी? 1 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है लेकिन हमने इधर सेंटीमीटर पर सेकेंड ही आपने याद करना है क्योंकि बुक में मेंशन है। तो ऐसी ट्रांसमिशन को हम कहते हैं कंटिन्यूस इम्पल्स ट्रांसमिशन। अब हम देखते हैं कि भाई जिनके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, जो जिसमें माइलिन प्रेजेंट हो, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी? कि भाई देखो, ये आया सिग्नल, अब ये सिग्नल कहाँ से रहेगा? नोड ऑफ रेनवे के ऊपर उछल के जाएगा, तो इसके अंदर कम टाइम लगेगा, तो इस वजह से इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। ओके, अब अगर ये माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है, माइलिन शीट जो है वो बनती है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर बनती है, ब्रेन में बनती है, स्पाइनल कॉर्ड में बनती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ओलिगोडेंड्रोसाइट। बेसिकली कुछ भी नहीं है, इससे सिर्फ ये मतलब है कि देखो, अगर माइलिन शीट जो है ना, अगर वो बनती है CNS में तो हम उसको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, और अगर PNS में बनती है तो हम उसको कहते हैं शिवॉन सेल। दिस इज़ मच। और आप ये भी कर लेते हो तो दिस यू आर गुड टू गो। अब इसके अंदर जो कंडक्शन होती है तो उसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई नोड टू नोड जाता है। अब देखो, जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये क्या करेगा कि कम ATP लेगा, एफिशिएंट भी ज़्यादा होगा कि वह जल्दी पहुंच रहा है इस वजह से। तो अब क्या होता है आगे, आपको यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा सारा। अब हम देखते हैं न्यूरॉन, जैसे कि आपको समझ आ गया होगा। सेल बॉडी का मैं बताना भूल गई, सॉरी। सेल बॉडी जो है बिल्कुल सेम टू सेम बाकी के सेल की तरह होता है। इसको हम पेरिकार्डियन कहते हैं, सोमा कहते हैं। इसके अंदर नेज़ल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली वह छोटा सा एक ऑर्गन है, ऑर्गेनल ये है, इसकी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नाम याद रख लो बस। मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। बेसिकली नेज़ल ग्रैन्यूल यही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो नर्व जो है ना, मैंने आपको नर्व का बता रही थी। देखो, गैंग्लिया जो है ना, ये होता है नेटवर्क ऑफ सेल बॉडीज़, यानी कि बहुत सारी सेल बॉडीज़ मिलके बनाती हैं गैंग्लिया। और नर्व क्या बनाती हैं मिलके? एक्सोन्स। एक्सोन बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? नर्व्स बनाएंगे। सही है। अब नर्व भी जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है भाई जो पाई जाती है क्रेनियम में, क्रेनियल में जो पाई जाती है। ठीक है, जो हमारे ब्रेन है उसके अंदर जो नर्व पाई जाती हैं उसका पेयर कितना होता है? 12 पेयर, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 24। इसके अंदर आपको सबके नाम याद नहीं रखने। 10 का देख लो, 10 का नाम होता है वैगम नर्व, और 9 का याद रख लो, 9 का होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। बस, इससे ज़्यादा नहीं करना कुछ भी। स्पाइनल नर्व की अगर हम बात करें तो ये 31 पेयर होती हैं। ठीक है, 8 सर्विकल में पाई जाती हैं, 12 थोरेसिक में, 5 लंबर में, 5 सैक्रल में और 1 कॉकेक्स में। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि भाई देखो, ये तो आ गई वर्टिब्राe। ठीक है, ये वर्टिब्राe आ गई। अब इसके अंदर क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ये तो फ्लूइड है। सही है। जो आपको ब्राउन वाले दिख रहा है ये तो फ्लूइड है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके बाद ये जो आपको ये वाली नर्व दिख रही है ना, ये वाली नर्व कौन सी है? वेंट्रल रूट। ठीक है, ऊपर वाली नर्व आपको जो दिख रही है ये है वेंट्रल, यानी कि पीछे वाली साइड पे है। और ये जो आगे वाली दिख रही है ये है डोर्सल, जो कि आगे वाली साइड पे है। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है पिया मैटर, ये जो अंदर वाला है। अगर हम देखें कि यहाँ पे है कि जो आउटर वाला पार्ट है ना वो है वाइट मैटर, लेकिन अगर हमने जो ब्रेन में पढ़ा था उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो आउटर पार्ट है वो था ग्रे मैटर। अगर हम यहाँ देखें तो जो इनर वाला पार्ट है वो है ग्रे मैटर, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इनर वाला पार्ट है वाइट मैटर। तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि भाई इसके अंदर वाइट मैटर आउटर है और उसके अंदर इनर है, इसके अंदर ग्रे मैटर इनर है और उसके अंदर आउटर है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ कैसे जाता है? देखो जो यहाँ पे ब्रेन ख़त्म हुआ, इसके बाद एक होल आता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ये आपने लाजमी याद रखना है, मैग्नम से याद रख लो आइसक्रीम है। ठीक है, इधर से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। फिर ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया है। अभी हम यहाँ देखते हैं, इंशाल्लाह 30 मिनट्स तक हो जाएगी वीडियो पूरी। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स बेसिकली कहते हैं कि दो न्यूरॉन के बीच में जब एक जंक्शन आ जाता है, जब एक गैप आ जाता है, उसको हम कहते हैं साइनेप्स। देखो, अभी ये तो एक न्यूरॉन है ना, इसके आगे दूसरा न्यूरॉन भी हुआ होगा कोई, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन भी कोई आएगा, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। कि भाई इन दोनों के बीच में जो जगह आ रही है उसको। अच्छा देखो, ये मैंने आपको लग रहा होगा कि ये मैंने न्यूरॉन बनाया, तो ये न्यूरॉन नहीं है, ये इसका पार्ट है एक।
ठीक है, या तो इसका पार्ट ले लो या तो इसका पार्ट ले लो। ठीक है, तो ये है। अब जो इधर वाली होती है ना, जो पहले से आ रही होती है, समझो कि आप इधर खड़े हुए हो, जो इधर से आएगी आपके पास, उसको आप क्या कहोगे कि भाई ये प्री है। जब ये चली जाएगी तो इसको आपको क्या कहोगे, पोस्ट। जैसे कि हम बोलते हैं ना भाई प्रीलियम्स हो रहे हैं, तो यानी कि पेपर से पहले वाले पेपर जो होते हैं ना वो हो रहे हैं। इनके बीच में जो आता है एक जगह, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो साइनेप्स है ना, यानी कि जहाँ पर दो न्यूरॉन आके मिलते हैं, ये दो तरीके के होते हैं कि भाई न्यूरॉन किस तरीके से मिलेंगे आपस में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कैसे कि भाई कुछ भी चीज़ ना हो, बस डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए और वो दूसरे में पहुंच जाए, बस। फॉर्म बाय गैप जंक्शन ऑफ न्यूरॉन, कॉमन इन वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि भाई देखो वर्टिब्रेट में क्या करना है, जल्दी से सिग्नल जाना चाहिए, जल्दी से इमरजेंसी होती है, फुल टाइम इमरजेंसी होती है। रैपिड होता है, स्टेरियोटिपिकल होता है मूवमेंट इसकी। केमिकल साइनेप्स की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ी लंबी कहानी है। इसके अंदर देखो जो एक्सोन है ना, वो मैंने आपको बताया था स्वेल्स हुए हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं। उनके अंदर क्या होती है, साइनेप्टिक वेजाइकल। साइनेप्टिक वेजाइकल समझ लो जैसे कि वैक्यूल होता है ना, उसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है प्लांट्स वगैरह का। तो इसी तरीके से इसके अंदर साइनेप्टिक वेजाइकल होते हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी एक्साइटेटरी और कैन बी इनहिबिटरी। इसको भी आगे हम देखते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं इम्पल्स। केमिकल साइनेप्स होती कैसे है। देखो इम्पल्स आया, यानी कि स्टिमुलस आया तो इम्पल्स आया। इम्पल्स ने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा दिया। देखो ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर बाहर आयन अलग होते हैं, अंदर आयन अलग होते हैं। इसकी वजह से एक पोटेंशियल बन जाता है, जैसे वोल्टेज बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब पहले तो ये रेस्ट में होता है, लेकिन जैसे ही इम्पल्स आता है ना, तो ये भाई इसके अंदर हड़बड़ी मच जाती है और बाहर कुछ होते हैं अंदर कुछ हो जाते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल बन जाता है और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन खुल जाते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं अंदर, वो खुल जाते हैं। देन फिर वो आउटसाइड वो बाहर होते हैं, तो फिर वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं कि भाई चलो भाई जल्दी जल्दी काम करना है, तो अंदर चलो। अब रैपिड इनवर्ड डिफ्यूजन होती है कैल्शियम की। और फिर जब ये कैल्शियम अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि फ्यूजन हो जाती है किसकी, साइनेप्टिक वेजाइकल की और साइटोप्लाज्म की, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो कि साइनेप्टिक वेजाइकल में थे वो रिलीज़ हो जाते हैं। कैसे, बाय एक्सोसाइटोसिस सॉरी। अब क्या होता है, जब ये रिसेप्टर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं एंड देन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से फंक्शन परफॉर्म होता है, कमांड पहुंच जाता है अफेक्टर्स तक एंड देन फिर आगे काम होता है। अब हम देखते हैं कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके के होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि जो है वो प्रमोट करते हैं। अब इसमें एक्साइटेटरी होते हैं और इनहिबिटरी होते हैं। एक्साइटेटरी कौन से होते हैं, जो एक्साइटिंग होते हैं, जो कि जो एक्शन पोटेंशियल एपी से मुराद एक्शन पोटेंशियल है, इसको फायर कर देते हैं, प्रोमोट करवाते हैं कि भाई हाँ होना है। लेकिन जो इनहिबिटरी होते हैं ना, ये इसको कम करते हैं कि नहीं भाई अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं कर सकता। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। बायोजेनिक अमाइन, यानी कि इनका इस तरीके से कंपोजिशन हुई होती है अमाइन से। इसमें हमारे पास आ जाते हैं एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। डिसऑर्डर्स इससे कुछ रिलेटेड हैं कि अगर जो डोपामाइन है इसकी जो कह सकते हैं कि सिक्रीशन है, हाई लेवल ज़्यादा हो जाए इसका सिक्रीशन, तो इसको कहते हैं सीजोफ्रेनिया। ये इसका डिसऑर्डर है कि अगर ये ज़्यादा हो जाए, और अगर ये कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज़। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की हम बात करें तो ये भाई डिक्रीज़ करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। इसमें आ जाता है ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, ग्लाइसिन और गाबा। गाबा से मुराद क्या है, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। सो दिस ऑल इज़ इनफ। बाकी आते हैं इसके डिसऑर्डर्स, जिसमें जो आप खुद भी रीड कर लो तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि डिसऑर्डर के अंदर आपके पास आ जाते हैं मस्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें आ जाता है स्ट्रोक, हेमाटोमा। इन्फेक्शियस में आ जाता है मेनिंजाइटिस, इन्फेलिटिस। स्ट्रक्चर में आ जाता है ट्यूमर। फंक्शन में आ जाता है हेडेक और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो अगर आप खुद भी पढ़ लो तो वैसे मोर देन इनफ है। और कमेंट कर देना अगर आपको इसकी भी ज़रूरत पड़े। तो नेक्स्ट चैप्टर बताना कि कौन सा करें हम। इंशाल्लाह वीडियो को एंड करते हैं और आई होप कि आपको सबको समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बोदरिंग यू तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राइंग टू हेल्प यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।